नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं खबर एक मिनट। चलिए देखते हैं कुछ अहम खबरें। जहानाबाद में आक्रोश की आग ऐसी लगी कि एक महिला हवलदार को लील लिया। कैदी की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। नाराज लोगों ने NH 110 को नेहलपुर के पास जाम कर दिया। जाम हटाने पहुंची पुलिस से ग्रामीण भिड़ गए। अफरा तफरी ऐसी मची कि भागने के दौरान एक महिला हवलदार की मौत हो गई। महिला हवलदार कांति देवी ट्रक से टकरा गई और उनकी मौत हो गई। औरंगाबाद मंडल कारा में उसकी डेथ हो गई। उसको लेकर के यहाँ पर सड़क जाम करके की गई थी और उसमें जनता काफी उग्र हो गई। दरअसल औरंगाबाद के दाऊदनगर जेल में कैदी की मौत हो गई थी। मृतक रतनी प्रखंड के सरता गांव का रहने वाला था। कैदी की मौत से गुस्साए लोगों ने नेहलपुर के पास सड़क जाम कर हंगामा किया, जिसमें महिला जवान की मौत हो गई। बाढ़ में जिंदगी कैसे कट रही है, वो इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। दरभंगा पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में बरसात का पानी भर गया है। छात्र हाथ में जूते लेकर क्लास करने आते हैं। जिस हाथ में कॉपी कलम होना चाहिए था, वो हाथ जूता उठा रहा है। छात्रों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लंबे समय तक उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई। जब कॉलेज खुला तो जल जमाव से पढ़ाई बाधित हो रही है। छात्र इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान चाहते हैं ताकि पढ़ाई ठीक से हो सके। समस्या का समाधान नहीं होने पर छात्रों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं प्रिंसिपल का कहना है कि पुराना कॉलेज होने के कारण आसपास के इलाके ऊंचे हो गए हैं, जिस कारण जल जमाव हो रहा है। छात्रावास के पीछे जो एकेडमिक लैब है वो नहीं चल पा रहा है। चारों तरफ पानी जमे होने के कारण हम लोग को जूता हाथ में लेकर जाना पड़ रहा है और इस कारण टीचर सुचारू रूप से लैब भी नहीं करा पा रहे हैं। कुछ लोग जाते हुए रास्ते में गिर भी जा रहे हैं। अररिया शहर के बीचों बीच बहने वाली कोसी पर अवैध अतिक्रमण की वजह से नदी की धारा अवरुद्ध हो गई है। तस्वीरों में देखिए किस तरह नदी के संक्रमण क्षेत्र में मदरसा और बिल्डिंग बन गई है, जिससे नदी की धारा अवरुद्ध हो गई है और इससे नदी में शहर के डूबने का खतरा मंडराने लगा है। नदी के अतिक्रमण की वजह से ही 2017 में पूरा शहर डूब गया था, लेकिन लोग इससे सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है। भूमाफिया नदी की जमीन पर कब्जा करके उसे बेच रहे हैं और उस पर ऊंची ऊंची इमारतें बनाई जा रही है। सरकारी मदरसा भी है क्या? हाँ, सरकारी मदरसा है। तो ये सरकारी मदरसा यहाँ कैसे बन गया? अब लोग मदरसा के लिए रिक्वायर किए, जमीन रिक्वायर करके वहाँ बना लिए, जबकि वहाँ पर अभी 160 फीट नाला का जमीन है। उसके बाद 15 दूनी 30 फीट रोड है और अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है। अगर नाला बन जाता, रोड बन जाता तो किसी को दिक्कत नहीं ना होता। सहरसा में कोसी नदी का कहर जारी है। जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद केतली पंचायत के लोग परेशान हैं। यहाँ लोगों को खाने पीने से लेकर रहने की परेशानी बढ़ गई है। लोगों के घर आंगन में पानी ही पानी है। ये तस्वीर केतली पंचायत के छतवन गांव के महादलित टोले की है, जहां बाढ़ पीड़ित किसी तरह चौकी पर चूल्हा को महिलाएं बचा कर रखी है ताकि किसी तरह खाना बनाया जा सके। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि बच्चे नाव पर समय गुजार रहे हैं, लेकिन कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं है, ना ही कोई सरकारी लाभ मिल रहा है। घर घर में पानी घुसल छे। सब चूल्ही चौका सब पानी में चौकी पर रख के, टेबुल पर रख के सब खाना बना रहल छे। नाव पर बाल बच्चा एने ओने घूम घाम के रात दिन भी एकदम सुत बैठ के गुजर बसर करी छे। यहाँ सरकारी कोई लाभ ने, कोई बात ने, कोई विचार ने, किछ नहीं मिल रहा है। कोई देखियो ले नहीं आवे छे। बेबसी की ये तस्वीर दरभंगा के कुशेश्वर स्थान की है, जहां बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई है। यहां लोगों का जीना मुहाल है। कुशेश्वर स्थान के पूर्वी प्रखंड के अकान गांव की ये तस्वीरें देखिए, जहां खेलने के दौरान एक बच्चा गिर गया और उसका पैर टूट गया। चारों ओर से बाढ़ से घिरे गांव में एम्बुलेंस तो नहीं पहुंच सकता है। ऐसे में बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए नाव की व्यवस्था की गई और नाव पर खाट रख दिया गया और इस तरह स्ट्रेचर तैयार हो गया।
बच्चे के परिजनों से गांव से करीब 10 किलोमीटर दूर कुशेश्वर स्थान डॉक्टर के पास ले गए, तब जाकर बच्चे का इलाज हुआ। बाढ़ की त्रासदी झेल रहे यहाँ के लोगों के लिए नाव ही बस, ट्रक और एम्बुलेंस है। ये है बाढ़ में फंसी जिंदगी की हकीकत। कैसे आए गांव से, कैसे आए, कितना देर में आए? 10 टिकर को आए हैं, 10 किलो नाव चला को आए हैं। नदी नाला है, बाढ़ आया है, धनी पानी है। शनिवार को सीएम नीतीश कुमार ने पटना के लिए 50 सीएनजी बसों की शुरुआत की। सीएनजी बसें राजधानी के अलग अलग रूटों पर चलेगी। बसों की शुरुआत करते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि इससे राजधानी को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी, वहीं लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। ये काम किया गया, इससे प्रदूषण नहीं हो सकता है और लोगों को सुविधा होगी और हर प्रकार की सुविधा आप जानते हैं, पिछली बार भी बताया गया जो इलेक्ट्रिकल बस था। बता दें कि हाईटेक सीएनजी बस में ड्राइवर सहित कुल 32 सीटें हैं। बसें जीपीएस से लैस है, जिससे लोकेशन की जानकारी मिलती रहेगी। बसों में सुरक्षा के लिए 3-3 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। गांधी मैदान दानापुर बस स्टैंड रूट पर 10 सीएनजी बस चलेंगी। गांधी मैदान दानापुर रेलवे स्टेशन रूट पर 14 सीएनजी बस, गांधी मैदान बिहटा आईटीआई रूट पर 17 सीएनजी बस और गांधी मैदान दानापुर हांडी साहिब गुरुद्वारा रूट पर 2 सीएनजी बस दौड़ेंगी। शनिवार को सीएम नीतीश कुमार ने पटना के लिए 50 सीएनजी बसों की शुरुआत की। सीएनजी बसें राजधानी के अलग अलग रूटों पर चलेगी। बसों की शुरुआत करते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि इससे राजधानी को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी, वहीं लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। ये काम किया गया, इससे प्रदूषण नहीं हो सकता है और लोगों को सुविधा होगी और हर प्रकार की सुविधा आप जानते हैं, पिछली बार भी बताया गया जो इलेक्ट्रिकल बस था। बता दें कि हाईटेक सीएनजी बस में ड्राइवर सहित कुल 32 सीटें हैं। बसें जीपीएस से लैस है, जिससे लोकेशन की जानकारी मिलती रहेगी। बसों में सुरक्षा के लिए 3-3 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। गांधी मैदान दानापुर बस स्टैंड रूट पर 10 सीएनजी बस चलेंगी। गांधी मैदान दानापुर रेलवे स्टेशन रूट पर 14 सीएनजी बस, गांधी मैदान बिहटा आईटीआई रूट पर 17 सीएनजी बस और गांधी मैदान दानापुर हांडी साहिब गुरुद्वारा रूट पर 2 सीएनजी बस दौड़ेंगी। शनिवार को सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को 2 बड़ी सौगात दी। सीएम ने ग्रामीण इलाके के लिए 350 एम्बुलेंस की चाबी ड्राइवरों को दी। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, परिवहन मंत्री शीला कुमारी भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत एम्बुलेंस सेवा शुरू होने से ग्रामीण इलाकों में लोगों को इसका लाभ मिलेगा। पहले चरण में 350 लाभुकों का चयन किया गया है। अक्टूबर तक 800 एम्बुलेंस सेवा शुरू करने का लक्ष्य है, जबकि दिसंबर तक 1000 से अधिक लाभुकों को नई एम्बुलेंस के लिए 2 लाख तक का अनुदान देने की योजना है, जिससे ग्रामीण इलाकों को स्वास्थ्य सुविधा से जोड़ा जा सके। गति थी, कम था, अब उसी को ध्यान में रख करके आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने जो तय किया है, पहले से जो योजना बनी हुई है, उसी में भी ये तय कर दिया कि हर एक ब्लॉक में 2 लोगों को दिया जाएगा, 2 लाख रुपए तक की मदद की जाएगी, 50% और अधिकतम 2 लाख रुपए तक की मदद की जाएगी एम्बुलेंस। बिहार में विधानमंडल का मानसून सत्र 26 जुलाई से शुरू हो रहा है। मानसून सत्र को लेकर बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद दोनों जगह इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई है। विधानमंडल का यह सत्र भी काफी हंगामेदार रहने की संभावना है। मानसून सत्र को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जवानों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। जवानों को बताया जा रहा है कि सत्र के दौरान विधायकों और विधान पार्षदों से कैसे व्यवहार करना है। बता दें कि बजट सत्र के दौरान सुरक्षा कर्मियों के व्यवहार को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। इस बार बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 5 दिनों का होगा। बिहार में मां सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी में भव्य मंदिर निर्माण के लिए अभियान चलाया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने इसका ऐलान किया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद अब बिहार में जगत जननी मां जानकी के मंदिर निर्माण की मांग बढ़ गई है।
लोगों को आस है कि माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी में मां जानकी का भव्य मंदिर बने। इसके लिए जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। हालांकि लोगों को उम्मीद है कि जिस तरह से माता सीता की पवित्र भूमि को राम सर्किट से जोड़ा जा रहा है, उसी तरह मंदिर बनाने की भी कोशिश होगी। जानकी मंदिर पुनौरा धाम के महंत का कहना है कि सीतामढ़ी में मंदिर जल्द से जल्द बनना चाहिए। राम जी का मंदिर बन रहा है, फिर बाद में अभी जानकी जी का भी जो गोद जो है श्री जानकी जन्म कुंड पुण्यारायण पुनौरा धाम, इसका भी जो उद्धार हो जाएगा, जुगल हो जाएंगे। बेगूसराय में दूध कम देने को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर फायरिंग की गई। इस घटना में एक पक्ष के 2 लोगों को जबकि दूसरे पक्ष की एक महिला को गोली लगी है। घटना नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र के चांदपुरा गांव की है। बताया जाता है कि चांदपुरा निवासी संदीप कुमार गांव के ही सुधीर सिंह से दूध लेता था। इसी दूध को कम देने को लेकर शिकायत की गई तो दोनों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि सुधीर सिंह की तरफ से फायरिंग की गई, जिसमें संदीप सिंह को 2 गोली लगी। वहीं उनके भाई मिट्ठू को हाथ में 1 गोली लगी है। दूसरी ओर संदीप सिंह की तरफ से भी फायरिंग की गई, जिसमें सुधीर सिंह की बेटी सोनाली कुमारी को पैर में गोली लगी। घटना के बाद तीनों घायल को इलाज के लिए बेगूसराय के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेरे भाई बदरमती हुआ लेके फिर आज मेरे भाई को मारा, हम गए छोड़ने के लिए, हमको मारा, देख लीजिए। घटना की सूचना पर सदर एसडीपीओ दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और कार्रवाई करते हुए दोनों तरफ से 6 लोगों को हिरासत में लिया। मधुबनी में पति पत्नी के बीच चल रहा घरेलू विवाद इस कदर बढ़ गया कि दोनों परिवारों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें 6 लोग जख्मी हो गए। घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद डीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। घटना बासोपट्टी थाना इलाके की है। बताया जा रहा है कि बासोपट्टी बाजार निवासी विजय गुप्ता की शादी समस्तीपुर के भगवानपुर निवासी सिम्पी कुमारी से करीब 3 साल पहले हुई थी। शादी के बाद से ही पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था, लेकिन बीती रात दोनों पक्ष के लोगों में जमकर मारपीट हो गई। लड़का पक्ष का कहना है कि उनकी बहू उनके बेटे के साथ नहीं रहना चाहती है, साथ ही 25 लाख रुपए की डिमांड करती है। रुपए देने से मना करने पर वो अपने मायके चली गई और वहां से गुंडों को लाकर ससुर और पति समेत परिवार के सभी लोगों के साथ मारपीट की। चाकू से हमला करवाकर पति और ससुर को जख्मी कर दिया। वहीं लड़की का कहना है कि ससुराल में उनके साथ अक्सर मारपीट की जाती थी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। पूर्णिया में एक बाइक चोर की तब शामत आ गई जब रंगे हाथ वो लोगों के हत्थे चढ़ गया। खूंटे से बांधकर बाइक चोरी के आरोपी अफजल की जमकर पिटाई की गई। बताया जा रहा है कि अफजल अपने एक साथी के साथ मुफस्सिल थाना के बेलौरी में पप्पू कुमार के घर से उनकी बाइक चोरी कर भाग रहा था, लेकिन एक बच्चे ने इस चोरी की घटना को देख लिया और शोर मचा दिया, जिसके बाद लोगों ने दोनों को खदेड़ना शुरू किया। अफजल पकड़ा गया, लेकिन उसका साथी फरार हो गया। बाइक चोरी की बढ़ती वारदातों के बाद जब रंगे हाथ एक बाइक चोर लोगों के हत्थे चढ़ गया तो समझा जा सकता है कि लोगों का गुस्सा किस कदर फूट पड़ा होगा। बाइक चोर के आरोपी अफजल की शामत आ गई और उसे जमकर खूंटे से बांधकर पीटा गया। खबर मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपी को भेड़ के चंगुल से छुड़ाकर थाने लाई। अफजल के पास से मास्टर चाबी और एक मोबाइल बरामद किया गया है। बच्चा देखा गाड़ी ले जाते हुए इसको। अच्छा। तो बच्चा जाकर के हमको बोली कि चाचा आपका गाड़ी लेके देखिए ना कि भाग रहा है। अच्छा। तो हम बाहर आए तो हल्ला किए तो ये मेरा गाड़ी रोड पर छोड़ कर गया में एक दर्दनाक सड़क हादसे में कार सवार सभी 7 युवकों की मौत हो गई। सभी लोग झारखंड के हंटरगंज से इनोवा कार से गया लौट रहे थे। तभी डोभा थाना क्षेत्र के डोभ चतरा सड़क मार्ग के कंजियार गांव के पास कार सामने से आ रहे तेज रफ्तार हाईवे से टकरा गई। इस हादसे में इनोवा कार में सवार सभी 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इनोवा चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सभी के शव इनोवा कार में ही बुरी तरह फंस गए थे, जिसे पुलिस और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। सभी मृतक गया जिले के रहने वाले हैं। हम लोग देखे कि चूंकि सामने सामने डैश किया है, वो नहीं सामने सामने डैश किया है, पर कच्चा उड़ गया है 4 व्हीलर का, कुछ नहीं बचा है उसके अंदर। आप जाकर देख लेंगे पता चलेगा। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है सर? पुलिस कार्रवाई जो विधि सम्मत कार्रवाई है कर रही है। अभी हम लोग पोस्टमार्टम कराएंगे, जो इसके बाद होगा FIR करेंगे। ड्राइवर भाग चुका है, डम्फर हम लोग माने अंडर कस्टडी कर लिए।
गोपालगंज में एक दिल दहला देने वाली घटना ने सबको सन्न कर दिया है। यहाँ एक मां अपने 4 बच्चों के साथ तालाब में छलांग लगा दी। हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई। वहीं एक बच्ची और उसकी मां को तालाब से निकाला गया। अस्पताल में दोनों का इलाज चल रहा था। इसी बीच इलाज करा रही महिला अस्पताल से फरार हो गई। घटना केटैया थाना क्षेत्र के कवलहरी गांव की है। महिला का नाम जहां नूर बताया जा रहा है, वहीं पति का नाम असलम है। पुलिस महिला की तलाश में जुटी है ताकि घटना के कारणों का खुलासा हो सके। गढ़वा में चिनिया थाना क्षेत्र के डोब में रेप के बाद एक महिला की हत्या का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। जिले के सभी प्रखंड के आदिम जनजाति के लोगों ने इस मामले को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से थाने का घेराव किया। आदिवासी आए हैं उठल ललकार पूर्वज हो गईले तैयार। साथ ही रेप के बाद महिला की हत्या के आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी कर फांसी की सजा देने की मांग की। अमित मंडल इंस्पेक्टर साहब हमारे साथ में, हम मतलब पुलिस संज्ञान नहीं ली है तो शायद आप सब मतलब दूर हैं। करीब 3 घंटे तक शांतिपूर्ण तरीके से थाने का घेराव के बाद प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रखा। साथ ही लिखित आवेदन देकर आरोपी की गिरफ्तारी और फांसी की मांग की। इधर लोगों की मांग पर डीएसपी ने हत्यारे की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी सजा दिलाने का भरोसा दिलाया। मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ धाम में इस बार भी श्रावणी मेले पर रोक लगी हुई है। कोरोना के चलते लगातार दूसरे दिन मेले पर रोक लगने की वजह से न सिर्फ मंदिर प्रशासन और पुजारी परेशान हैं, बल्कि मंदिर से जुड़े लोगों के कारोबार पर भी बुरा असर पड़ा है। सावन महीने में यहाँ हर साल 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जलार्पण करते हैं, जिससे मंदिर को 1 करोड़ से ज्यादा की आमदनी होती है। वहीं मंदिर में पंडित, पुजारी, माली, प्रसाद और पूजा सामग्री बेचने वालों का भी परिवार चलता है, लेकिन कोरोना ने सबके सामने संकट ला खड़ा किया है। श्रावणी में बाबा भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व है। खासकर चारों सोमवारी पर भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ती है। प्रधान पुजारी का कहना है कि भक्त बाबा गरीबनाथ को हृदय में धारण कर घर में ही पूजा करें। मंदिर की जो बची हुई निधि है उसमें से पैसा निकाल के दिया जा रहा है। जो मंदिर की निधि की भी क्षति हो रही है, कहीं से कोई आमद भी नहीं है। पंडित पुजारी हैं जो पूजा पाठ पर जीवन यापन करते थे, उनके साथ तो सबसे ज्यादा त्रासदी है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भार में सिल्वर पदक जीता है। इस वर्ग में चीन की हो जोहुई ने गोल्ड और इंडोनेशिया की विंडी असा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। चानू ने कुल 202 किलोग्राम भार उठाकर भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। 2016 रियो ओलंपिक में मीराबाई चानू अपना खेल पूरा नहीं कर पाई थी, जिसके बाद उनके नाम के आगे लिख दिया गया था डिड नॉट फिनिश। लेकिन टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई ने इतिहास रच दिया। वेटलिफ्टिंग में ये दूसरी बार है जब भारत ने ओलंपिक में मेडल जीता है। मीराबाई चानू की इस उपलब्धि पर देश में खुशी का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीराबाई चानू से फोन पर बात कर बधाई दी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरीखे नेताओं ने भी मीराबाई को बधाई दी है। बिहार के लोगों को अब जल्द ही पटना म्यूजियम नए रूप में मिलने वाला है। बिहार सरकार ने पटना म्यूजियम को सजाने के लिए और नए तरीके से बनाने के लिए 158 करोड़ रुपए की परियोजना की मंजूरी दी है। नए रूप में म्यूजियम 18 महीने यानी 2022 तक बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। ये जो जब 100 साल ये पूरा हो गया, ये 2015 में जब ये 100 साल हो गए, तो इसमें निरंतर जो है एंटीक्विटी की जो संख्या है वो बढ़ती चली गई। प्रोसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे इकट्ठे हो गए, तो फिर ये हुआ कि हम सारे एंटीक्विटी को एक जगह नहीं दिखा पा रहे थे। तो वर्तमान जो सरकार है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ये कि यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का म्यूजियम बनना चाहिए। दरअसल पटना म्यूजियम में पुरानी कलाकृतियों की संख्या बढ़ती जा रही है।
लिहाजा 1764 के पहले के ऑब्जेक्ट को बिहार म्यूजियम और 1764 के बाद के ऑब्जेक्ट को पटना म्यूजियम में रखने का फैसला हुआ है। कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड का ये गांव है नादकरी। वैसे तो तस्वीरें देखकर आपको ये किसी सामान्य गांव जैसा ही लग रहा होगा, लेकिन ये गांव अपनी अनोखी खासियत की वजह से दूसरे गांवों से अलग है। जानते हैं क्यों? तो सुनिए। इस गांव में रहने वाले सभी 1300 लोग एक ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। सही सुना आपने, यहाँ 2 टोले हैं, गांव के ऊपरी इलाके और निचले इलाके में। शायद ये देश का अनोखा गांव होगा जहां 2 टोलों में इतने सारे लोग रहते हैं, वो भी एक ही खानदान के। यहाँ के लोग बताते हैं कि साल 1905 में इनके पूर्वज उत्तिम मियाँ खेती बाड़ी करने आए थे, जिसके बाद उनका कुनबा इतना बड़ा हो गया कि एक पूरा गांव ही बस गया। लोग यहाँ 200 साल से है। दूसरा पीढ़ी हम लोग का पार हो रहा है, तीसरा हम लोग है, जो लड़का, और हम लोग 1000 के यहाँ तादाद है। वाकई नादकरी गांव अजूबा है। यहाँ एक ही खानदान के सैकड़ों लोग एक साथ मिलकर गांव में रहते हैं। और इस संबंध में हम लोग प्रशासन की तुरंत पहुँच गए, स्थिति को नियंत्रण पर लाना। अभी वैसा कोई स्थिति नहीं है, दोनों समाज के लोग आप लोग देख सकते हैं, दोनों मुँह के साथ बात कर रहे हैं, इन लोग मामलों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी जो उपद्रवी हैं उन लोग पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उन लोगों को प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और उन लोगों को हम लोग अरेस्ट करेंगे। हालांकि पुलिस ने फायरिंग की खबर को खारिज किया है और 2 लोगों को जख्मी होने की बात कही है। एहतियात के तौर पर मोहल्ले में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। राजधानी पटना में चल रहे फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज के खुलासे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। टेलीफोन एक्सचेंज में एटीएस की रेड में 2 भाइयों अनिल चौरसिया और सुनील चौरसिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इन दोनों भाइयों ने पूछताछ में जो खुलासा किया है वो बेहद चौंकाने वाला है। गिरफ्त में आए दोनों भाई बस एक मोहरा है। इस फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का मास्टरमाइंड सबीउल्ला अब तक फरार है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के रहने वाले सबीउल्ला की तलाश पुलिस ने तेज कर दी है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये बात आई है कि ये लोग इसी तरीके का एक फर्जी एक्सचेंज दूसरे देशों में भी रखते हैं, और ये इस देश से उस देश जब कॉल करते हैं तो इनका मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये अपने देश के ही नंबर पे कॉल करते हैं। बताया जा रहा है कि इस फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज से मिडिल ईस्ट के देशों में ईरान, इराक, सऊदी अरब और पाकिस्तान से फोन आते थे। ज्यादातर कॉल सिवान, छपरा, गोपालगंज जिले के लिए आते थे। यह है पटना का हनुमान मंदिर, जहां कोरोना काल से पहले हर रोज हजारों लोग दर्शन के लिए पहुंचते थे, लेकिन इन दिनों एक विवाद की वजह से चर्चा में है। पटना का हनुमान मंदिर और अयोध्या का हनुमान गढ़ी आमने सामने है। हनुमान गढ़ी ने पटना के हनुमान मंदिर पर स्वामित्व का दावा किया है, जिससे पटना के हनुमान मंदिर के आचार्य किशोर कुणाल बेहद नाराज हैं। किशोर कुणाल ने आरोप लगाया है कि हनुमान गढ़ी की नजरें पटना के हनुमान मंदिर के राजस्व पर है, लेकिन पटना का हनुमान मंदिर ऐसे किसी प्रपंच को सफल नहीं होने देगा। तो हनुमान गढ़ी के नए महंत गद्दी नसीन जी आए हैं, उनको लगा कि महावीर मंदिर के पास कितना पैसा है, यदि हम दावा कर दें तो बैठे बैठे करोड़ रुपए मिलेंगे। आचार्य किशोर कुणाल ने साफ कर दिया है कि जरूरत पड़े तो हनुमान मंदिर सुप्रीम कोर्ट तक का रुख करेगा। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। अगस्त-सितंबर में चुनाव होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तैयारियों की तस्वीर कटिहार के प्रशाल भवन की है, जहां ईवीएम स्कैनिंग की जा रही है। 3 राज्य नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर से ईवीएम मंगवाया गया है, जिसमें बीयू यानी बैलेट यूनिट की संख्या 5252 है, जबकि सीयू यानी कंट्रोल यूनिट की संख्या 4470